फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर। आज हम एडू कलर्स में 9th क्लास का चैप्टर 1 हिस्ट्री का फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये एग्ज़ाम पैटर्न से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। क्या होता है, एक राजा होता है, वो बहुत निर्दयी होता है, निरंकुश होता है। वो अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। वो उनके ऊपर टैक्स मढ़ता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। लोगों में भेदभाव करता है। कुछ लोगों को टैक्स नहीं देने के लिए बोलता है और कुछ लोगों को बोलता है कि टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या ये समानता है? नहीं, ये समानता नहीं है। ऐसे में जो लोग टैक्स दे रहे हैं और जो असमानता का भाव जिनके अंदर है, क्या वो गुस्सा हो जाएंगे? क्या वो नाराज़ हो जाएंगे राजा से? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो राजा के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाएंगे। और यही हुआ इस चैप्टर में। फ्रांस में एक 14 जुलाई को 1789 की सुबह ऐसा क्या होता है कि सब कुछ बदल जाता है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में पेरिस की एक सुबह होती है। वहाँ पर आतंक का माहौल छा जाता है। लोग अपने घरों से निकले हैं, औरतें, आदमी सब टाउन हॉल पहुँच गए हैं। एक अजीब सा माहौल हो चुका है। राजा को लगता है कि ये जनता उसको मार डालेगी। उसने सेना को बोला कि इस जनता को मार डालो और इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि वो उसके लिए एक परेशानी बन सकती है। तो जनता को जब ये लगा कि सेना और राजा दोनों उसके खिलाफ हो गए हैं, तो वो राजा के महल को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। राजा का महल यानी बास्तील का किला, बास्तील का किला राजा की शक्तियों का प्रतीक था। इसलिए जनता ने उसको तहस नहस कर दिया, खंडर बना दिया, उसको तोड़ दिया। राजा से जुड़े हुए जो भी चीज़ें थी उन्होंने उन सब को तहस नहस कर दी। कैदियों को छोड़ दिया, रिहा कर दिया और जितने भी गोला बारूद और हथियार थे उन पे कब्जा कर लिया। अब ये सारी चीज़ जनता ने की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजा से परेशान हो चुकी थी। अब ये राजा कौन था? ये राजा था लुई 16। लुई 16, ये 16 क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कई राजा हुए हैं, जैसे लुई 15, लुई 14। ऐसे ही लुई 14 जो था वो भी एक निरंकुश राजा था और उसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरी बात सबको माननी पड़ेगी। उसी के नक्शे कदम पर लुई 16 भी निकला। उसने भेदभाव किया लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उसका जो बास्तुल का किला था वो तोड़ डाला गया, तहस नहस हो गया। बास्तिल का कमांडर मारा गया। बास्तिल के जो किला था लोगों को घृणा का केंद्र लगता था, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और वहाँ की जो जनता थी वो परेशान थी, क्योंकि पाव रोटी के दाम बढ़ रहे थे, टैक्स उनको देना पड़ रहा था, परेशान थे वो। और इस वजह से उन्होंने राजा की जो बास्तिल का किला था उसको तहस नहस कर दिया। ये देखिए बास्तिल का किला, उसका क्या हाल किया है फ्रांस की जनता ने। यहीं से शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति की और एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के नारे की, जो हमें विश्व की देन कहा जाता है। फ्रांस की तरफ से उसने विश्व में ये देन दी। अब हम बात करते हैं लुई 16 की कि क्या वजह थी कि लुई 16 की वजह से ही क्रांति हुई। लुई 16 बुर्बो राजवंश का था। 1774 में वो राजगद्दी पर बैठा और ऑस्ट्रिया की रानी मैरी एंटोनेट से उसका विवाह हुआ। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसका खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। उसका जो शत्रु था ब्रिटेन, उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को कैद में कर रखा था। तो इस बीच में, इस युद्ध में फ्रांस भी घुस गया और उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद करने की ठानी। इसमें उसका बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत से उसके जो रिसोर्सेज थे ख़त्म हो गए। वर्साई का जो विशाल महल था राजा का, उसको शानो शौकत में, उसकी फिजूल खर्ची में बहुत पैसा वेस्ट हुआ। इस वजह से लुई 16 के ऊपर 10 अरब लिवरे वहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। अब लेकिन फ्रांस में यूरो चलता है, तो इस वजह से बहुत सारा कर्जा जो है लुई 16 के ऊपर आ गया। अब इस वजह से
आगे क्या होता है कि उसके रखरखाव, सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कर्मचारियों को, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से लाएगा लुई 16? तो उसने जो समाज का तृतीय स्टेट था उसके ऊपर कर्जा मरना शुरू कर दिया। अब ये तृतीय स्टेट क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि फ्रांस का समाज कैसा था, उसकी संरचना कैसी थी। देखिए, फ्रांस में 3 तरह के लोग रहते थे। पहली कैटेगरी में आते थे पादरी वर्ग, यानी कि जो चर्च से जुड़े हुए कामकाज को देखते थे, पुजारी लोग, ठीक है। द्वितीय स्टेट, इसमें कुलीन वर्ग आते थे, यानी कि जो राजा से जुड़े हुए उसके रिश्तेदार या अभिजात वर्ग थे। और तृतीय स्टेट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, डॉक्टर आते थे, किसान, कारीगर आते थे, और छोटे किसान और भूमिहीन किसान जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, और नौकर, ये आते थे तृतीय स्टेट में। टैक्स देने की जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं की थी। क्या ये सही है कि एक समाज में आप रह रहे हैं और एक तबके को बोला जाए कि आप टैक्स देंगे, जबकि दूसरा तबका जो काफ़ी संपन्न है, जिसके पास खूब पैसा है, पावर है, वो टैक्स नहीं देगा? तो ये तो समानता नहीं हुई। क्या लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक था? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक था, और लोगों को ये क्रांति करना भी स्वाभाविक था। समाज के 60% ज़मीन पर इन कुलीनों का ही अधिकार था। मतलब रिसोर्सेज पे ज़्यादा किसका अधिकार है? कुलीन यानी द्वितीय स्टेट का। जबकि पूरी आबादी में 90% किसान थे, ज़्यादातर किसान थे, जिनमें से काफ़ी जिनके पास ज़मीनें भी नहीं थी और उनके पास कोई पावर नहीं है, टैक्स भी उन्हीं को भरना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो वर्ग जो है वो थोड़ा सा हताश हो जाता है, जिसकी वजह से उसने क्रांति की। चर्च को एक टैक्स देना पड़ता था, टाइद। कौन देता था? ये तृतीय स्टेट के लोग देते थे। इसके अलावा एक डायरेक्ट टैक्स हुआ था टाइल, ये भी तृतीय स्टेट के लोग देते थे। और नमक, तंबाकू या आम जो जो हम चीज़ें खरीदते हैं उनके ऊपर भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था, वो भी कौन देता था? तृतीय स्टेट के लोग देते थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो गए थे और वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। पाव रोटी के दाम बढ़ गए थे, जनसंख्या बढ़ रही थी, उसको खिलाने के लिए उतना अनाज नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक जीविका संकट जो है इस समय हम फ्रांस में देखते हैं। तो अगर ये तृतीय स्टेट के लोग ये चाहें, या जो मध्य वर्ग उभर रहा है, अगर ये चाहें कि जो विशेष अधिकार, जो जन्म से प्राप्त जिनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, अगर वो लोग उनके अधिकार ले लिए जाए तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि समाज में सबके पास एक जैसे अधिकार होने चाहिए, 2 या 3 तरह के अधिकार नहीं होने चाहिए, या समाज में कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, समान रूप से एक जैसा होना चाहिए। तो इसी वजह से कुछ दार्शनिक भी थे जिन्होंने लोगों के बीच में एक ऐसी भावना फूकी कि लोग जो हैं, हाँ, उनकी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने क्रांति करने की सोची। जैसे जॉन लॉक के बारे में अगर हम कहें तो जो जॉन लॉक थे, उन्होंने एक अपनी किताब थी उनकी, टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में उन्होंने राजा के जो दैवीय और निरंकुश अधिकार थे उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, खंडन कर दिया कि राजा के पास कोई दैवीय शक्तियाँ नहीं है, कि वो भगवान का रूप है या उसके पास कोई अलग से चमत्कारी बाबा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास इस तरह के कोई अधिकार नहीं होते। इसी तरीके से रूसो ने एक बात बताई कि जनता और जो सरकार है उसके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उन्होंने अपनी बात कही। और मॉन्टेस्क्यू ने बहुत अच्छी बात बोली। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में ये बताया कि जो सरकार है उसकी शक्तियों को बांट देना चाहिए, शक्तियाँ सिर्फ एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का विभाजन हो जाना चाहिए। तो अब क्या होता है कि कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी जाती है, पाव रोटी की कीमतें बढ़ती हैं, आसमान छूती हैं, लोग जमाखोरी कर रहे हैं, अपना सामान जमा कर रहे हैं, और जब महंगाई हो जाएगी तब उस सामान को निकाल के ऊंचे दामों पर बेच के अपना मुनाफा कमाएंगे। तो इस वजह से बहुत जनता परेशान हो गई थी, जो लोग हैं वो गुस्सा हो गए थे, और 14 जुलाई में बहुत सारी भीड़ इकट्ठे होके बास्तील के किले को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, और इसी वजह से ये क्रांति जो है हुई। और 4 अगस्त 1789 को क्या होता है? 4 अगस्त 1789 को एक नेशनल असेंबली द्वारा करों की समाप्ति की जाती है, और जो सामंती व्यवस्था जो पहले से यहाँ मौजूद थी उसको खत्म कर दिया जाता है। धार्मिक कर जो है वो समाप्त कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पैसा जो है वो सरकार के पास आ जाता है।
अब क्या होता है कि जो फ्रांस है वो संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। 1791 में समाज जो सरकार है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा कि सरकार यानी कि जो राजा है उसके हाथ में ज़्यादा शक्तियाँ ना हो, और राजा को ये चीज़ मानने मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जनता इतने गुस्से में थी कि उसको लग गया था कि उसका भी खात्मा हो जाएगा। तो जिस वजह से 1792 में फ्रांस जो है वो राजतंत्र बन गया, और नेशनल असेंबली को जितने भी कानून बनाने के अधिकार थे वो सौंप दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल असेंबली ने सिर्फ 25 साल से ऊपर जो व्यक्ति था, और वो भी जो 3 दिन की मजदूरी के हिसाब से जो टैक्स भरता था, सिर्फ उसी को एक अच्छा नागरिक, सक्रिय नागरिक माना गया। बाकी जितने भी पुरुष थे, जितनी भी महिलाएं थीं, उन सबको निष्क्रिय नागरिक यानी कि जिनका कोई यूज़ नहीं है, निष्क्रिय नागरिक के रूप में कैटेगराइज कर दिया गया। फ्रांस में संविधान की घोषणा की गई, ये संविधान बनेगा यहाँ पर, और उस संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र शुरू किया गया। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं। इसको आप ध्यान से, जब आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो आप इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। और इसमें सारी बातें की गई हैं कि किस तरीके से लोगों को समाज में गलत काम नहीं करना चाहिए, समानता की बात करनी चाहिए, कुछ वर्ग को विशेष अधिकार और कुछ वर्ग को निम्न दर्जे से नहीं देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई थी कि कानून सबके लिए एक है, किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, नज़रबंद नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें इस घोषणा पत्र में कही गई थी। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कुछ राजनीतिक चिन्ह हैं, जैसे कुछ के बारे में बता देती हूँ। जैसे टूटी हुई जंजीर, इसका क्या एक साइन है, इसका एक साइन होता है। टूटी हुई जंजीर का मतलब है कि आपको आज़ादी मिल गई किसी चीज़ से। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे छड़ों का बच्छीदार गट्ठर, यानी कि एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर लकड़ियों का बहुत सारा गट्ठर है तो उसको आप आसानी से नहीं तोड़ सकते, वो एक तरीके से एकता का प्रतीक हो जाता है। फिर ये आप देख सकते हैं, ये इसका मतलब है कि ये रोशनी बिखेरती आँख, मतलब कि अंधेरे में एक उजाले का प्रतीक है। ऐसी बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पे आपको साइन दिखेंगे। ये एक टोपी है जो दासों द्वारा पहनी जाती थी। ये नीला, सफ़ेद, लाल, हाँ, फ्रांस का जो फ्लैग है वो नीला, सफ़ेद, लाल 3 रंग से है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये उसका प्रतीक है। ऐसे ही बहुत से साइन थे यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ों के प्रतीक थे। अब क्या होता है कि फ्रांस में राजतंत्र हट जाता है और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। देखिए, लुई 16 अभी भी कम नहीं है। वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो प्रशा है, प्रशा एक यूरोप का उस समय एक कंट्री था, तो प्रशा से एक अंदर ही अंदर ट्रीटी कर रहा है, संधि कर रहा है, बातें अपनी मनवा रहा है। तो उससे क्या हुआ कि जो जनता है उसको पता चल गया कि ये राजा जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। और 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बहुत सारे जो सैनिक थे वो युद्ध में जा रहे थे, तो वो एक तरह का गाना गा रहे थे। एक मार्सिलेस एक स्वयंसेवी संस्था थी, तो उन्होंने वो गाना गा रहे थे। तो ली मार्सिले, ठीक है, ली मार्सिले नाम का एक गाना जो बहुत फेमस हो गया, जो आज फ्रांस का राष्ट्रगान बन चुका है। और इस वजह से जब सेना जो है वो जब युद्ध में लग गई, प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जब वो युद्ध में लग गई, तो उनके घरों को देखने के लिए महिलाओं की ज़रूरत हुई। तो महिलाएं जो थी वो अपने घरों को चला रही थी, रोज़ी रोटी देख रही थी, घर परिवार की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें हुई, और इन सब वजह से लोग जो हैं आपस में बात करने लगे राजनीतिक अधिकारों के बारे में, जमा होकर एक जगह से दूसरी जगह जमा होकर बातें करने लगे। गलियों में कहीं क्लब बन गए, कहीं कुछ हो गए। तो इन्हीं जब ऐसे क्लब बनने लगे, तो इन्हीं क्लब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लब बना था वो था जैकोबिन क्लब। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जैकोबिन क्लब इम्पॉर्टेंट है। अभी जैकोबिन क्लब क्या है मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए क्या है, जो जैकोबिन क्लब है, इसका जो हेड था एक तरीके से वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। और जैकोबिन क्लब का काम क्या होता था, जो भी व्यक्ति या संस्था या कोई क्लब गणतंत्र के विरुद्ध जाता था तो वो ये उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे। मतलब इनका मुद्दा सही है, इनकी सोच सही है, लेकिन इनका जो कार्यान्वयन का तरीका है, जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो गलत होता था। जैसे कि जेल में पकड़ के डाल देना, उनको परेशान करना, उनको मार देना। कभी कभी तो वो उनको गिलोटिन पे भी चढ़ा देते थे। अब ये गिलोटिन क्या होता है, गिलोटिन होता है जैसे कि 2 खंभों के बीच में एक
एक आरी लटकती थी, एक मशीन होती थी, बीच में आरी होती थी, उस आरी के ऊपर व्यक्ति का जो धड़ है और सर है रख दिया जाता था और उस मशीन को चला दिया जाता था, जिससे कि जो व्यक्ति का जो सर है वो धड़ से अलग हो जाता था, मतलब उसको एक तरीके से सज़ा दी जाती थी। और ये जो गिलोटिन मशीन थी, इसके आविष्कारक थे गिलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ये मशीन का नाम पड़ा था। तो जो जैकोबिन क्लब था उसकी सोच सही थी, लेकिन उसका कार्य करने का तरीका गलत था। एक तरीके से आतंक का, पूरे 1 साल फ्रांस में आतंक का राज हुआ, क्योंकि जो जैकोबिन क्लब था वो बहुत गलत तरीक़ों से काम करता था। उसने गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी। काम उसके सही थे, सोच भी सही थी, लेकिन कार्य करने का तरीका जो था वो उनका गलत था। बहुत अत्याचारी हो गए थे और उन लोगों को ये बिल्कुल जेल में पकड़ के या गिलोटिन पे मार देते थे जो भी गणतंत्र के खिलाफ जाता था। और उसकी इसी क्रूरता की वजह से रॉब्सपियर, जो इतनी सख्ती से अपनी नीतियों को लागू करता था, उसके समर्थक भी उससे परेशान हो चुके थे और इसी वजह से 1794 में उसे खुद गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, फांसी की सज़ा दे दी गई। अब हम बात करते हैं क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि फ्रांस में जो महिलाएं थी, वो तृतीय स्टेट की जो महिलाएं थी, उनका जीवन निर्वाह उनका थोड़ा कठिन होता था। वो सिलाई बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अपने घरेलू काम भी करती थी। बहुत सारी महिलाएं वैश्यावृत्ति का भी काम करती थी। और जो प्रथम और द्वितीय स्टेट की महिलाएं थी वो स्कूलों में पढ़ने जाती थी, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाती थी, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। तो ये फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात आपको बता दूं बच्चों कि महिलाओं के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हिस्ट्री पे, एक क्वेश्चन, चाहे इसमें से, चाहे हिटलर वाले, चाहे रूसी क्रांति, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है अपने एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से। और इन महिलाओं के जितने भी क्लब बने थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये क्लब सबसे मशहूर था क्योंकि चाहता था कि ये महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिले। हालांकि वो थोड़ी निराश थी कि 1791 में उन्हें निष्क्रिय नागरिक, यानी कि जो बिल्कुल बेकार नागरिक है, उनका दर्जा मिला था, लेकिन वो चाहती थी कि उन्हें भी स्कूली शिक्षा मिले। जल्दी शादी करने के खिलाफ वो थी और बहुत सारी चीज़ों को वो चाहती थी कि हमारे मनमर्जी के हिसाब से हमें भी अधिकार मिले, कि हम अपनी मनमर्जी कर सकें। और ये सारी चीज़ें इन क्लबों में होती थी, जिसकी वजह से महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार मिल सके थे। अब अगला है, देखिए ये जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। जो अगर आप देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि लुई 16 के बारे में मैंने आपको बताया, इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी वो सुधरा नहीं और उसने अपनी कुछ नीतियाँ चालू रखी, लेकिन फाइनली 1793 में उसको बीच चौराहे पर फांसी दे दी गई। और इस तरीके से वहाँ पर राजतंत्र आता है, फिर राजतंत्र भी हटता है, फिर गणतंत्र आता है, डायरेक्टरी का फ्रांस में शासन आता है, ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर भी कुछ है कि हाँ जी, नेपोलियन बोनापार्ट भी लास्ट में आते हैं। अगर आप देखें तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो 1804 में फ्रांस का जो शासक बना था और काफ़ी कहते हैं कि वो अपने आप को यूरोप का एक ऐसा व्यक्ति मानता था कि उसने यूरोप का आधुनिकीकरण कर दिया है, उसको ऐसा लगता था, वो अपने आप को अग्रदूत मानता था। उसने कुछ अच्छे भी काम किए थे, जैसे दशमलव पद्धति पर उसने नापतोल की प्रणाली चलाई थी। और वो चाहता था कि नेपोलियन चाहता था कि फ्रांस जो है वो एक अच्छा देश बने और वो चाहता था कि पूरा यूरोप जो है उसको माने जाने। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो था ब्रिटेन, और उसी की वजह से 1815 में आखिरकार वाटरलू के युद्ध में उसकी हार होती है और इसी वजह से बहुत सारे क्रांतिकारी उपायों के असर से उसकी मृत्यु काफ़ी समय बाद सामने आया। अच्छा, ये जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट होता है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो NCERT के, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें PDF में लगा दूंगी या अगला वीडियो जब बनाऊंगी तो उसके PDF में कनेक्ट कर दूंगी। तो ये हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये चैप्टर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।